गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था अपने इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है और हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालीन उद्देश्य, वो हमने किए थे। फिर हमने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स किए थे, जो कि होते हैं हमारे कौन से अल्पकालीन उद्देश्य हैं। वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपका एक जो अगला टॉपिक है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, ठीक है। नेट से आपका 2-3 साइट से 2-3 जगह से आपको मिक्सअप करा के वो कराना है मुझे, वो मैं बाद में कराऊंगी, ठीक है। वो मैंने ये बोला था आपको। तो उससे अगला टॉपिक है ये आपका थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है 1991 से पहले नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई नीतियों की विशेषताएं। कि 1991 से पहले जो जो आर्थिक नियोजनों की, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी की जो भी प्लानिंग की गई थी, जो भी विशेषताएं थी, वो बतानी है उन प्लानिंग्स की, ठीक है। तो इनको भी हमने पॉइंट्स में लिखना है। ये आपकी बुक में आपको 8 पॉइंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 9 पॉइंट्स। तो आपको 9 के 9 पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से 6 पॉइंट्स कवर कर लीजिए, वो सफिशेंट है। वो मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन से 6 पॉइंट्स करने हैं। आपको फर्स्ट पॉइंट करना है निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास। निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास सेकंड पॉइंट। इसमें क्या है आपका, इसमें ये है कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके विकास पर क्या करा जाए, नियंत्रण किया जाए। मतलब उनको इतना ना बढ़ाया जाए जिससे कि वो अपना ही उनका एकाधिकार हो जाए मार्केट में, या फिर देश में उनका एक ही तरह का व्यापार एकाधिकार हो जाए, जिसके वजह से वो क्या करेंगे, फिर उनकी मोनोपोली आ जाएगी। जब एक ही बंदे का अधिकार होता है ना पूरे बाजार में, तो उसको मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या आ जाएगी, मोनोपोली आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, रेट्स काफ़ी हाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसीलिए क्या किया गया, जो ये निजी क्षेत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाए गए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ना करें। और उसके लिए फिर क्या किया गया, सरकार ने एक एक्ट था 1948, जिसके अंतर्गत क्या किया कि जो भी अपने उद्योग वगैरह खोलेगा या फिर जो भी अपनी कंपनी वगैरह खोलेगा, उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसके बाद जितनी भी कंपनीज़ या फिर जितने भी उद्योग खोलते हैं, इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं, उन सब में क्या करना पड़ता है, कंपल्सरी हो गया है, क्या करना पड़ता है आपको, इसमें लाइसेंस लेना पड़ता है और आपको परमिशन ग्रांट करानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद ही आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो पाता है, ठीक है। एक पॉइंट आप ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, छोटे पैमाने के उद्देश्यों उद्योगों को संरक्षण तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन। मतलब क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसके अंदर क्या होता था, एक MRTP एक्ट आया था। MRTP एक्ट ने क्या किया था कि छोटे उद्योग जो थे उनको तो बचाया था, और जो बड़े उद्योग थे उनका क्या किया, नियमन किया, मतलब उनको रेगुलेट किया, उसको भी अपने अंदर रेगुलेशंस के अंदर, सारे नियमों और रूल्स के अंदर उसको रेगुलेट किया कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, ताकि छोटे उद्योग जो हैं वो भी बचे रहे और बड़े उद्योग जो हैं उनको भी कोई हार्म ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका ये वाली मर्जी है कि ये वाला पॉइंट लिखना है या नहीं लिखना है। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। इसके अंदर क्या है कि जो सामरिक महत्व के उद्योग थे उन उद्योगों को कहा जाता है जिसमें यूनिवर्सल इंटरमीडियरी का काम करते हैं, जिसमें सर्वव्यापक मध्यवर्ती का काम करते हैं, जैसे बिजली का उत्पादन, इंजीनियरिंग वस्तु के उद्योग, लोहा और इस्पात का उद्योग। इसमें क्या होता है कि हर जगह जो होता है सामरिक महत्व को पहचानते हुए प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाना है, कि हर जगह जो है वो वहीं से आपका उद्योग वगैरह का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है आगे आपकी बिजली वगैरह जाती है, जिसकी वजह से इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया, ठीक है। अगला है ग्रोथ ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या होती है, बचत, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी निवेश। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने कहीं भी अपना निवेश कर रखा है, जिसके बदले में हमें क्या मिलेगा, रिटर्न्स मिलेंगे हमें, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। और सेविंग क्या होती है कि हम जब अपनी इनकम में से कुछ पैसे बचाते हैं, तो जब पैसे बचाते हैं तो वो होगी हमारी सेविंग, और जब उस बचे हुए पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, तो वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया गया, सुरक्षित निवेशों को उचित अवसर प्रदान किए गए, ताकि वो विशेष नीतियाँ लागू की गई ताकि वो ग्रोथ कर सके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अगला है प्रोटेक्शन
फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। जो भी हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको क्या किया गया, बचाने के लिए बहुत सारे उपचार किए गए ताकि उनको कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक है, उसको कोई ये इस टाइप के शुल्क ना पे करने पड़े, इसीलिए उनको बहुत कोशिश की गई बचाने की। अगला है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन। क्या किया गया, एक्सपोर्ट को तो प्रमोट किया गया और इंपोर्ट को क्या किया गया, सब्स्टिट्यूट लाया गया। मतलब जो हमारी कंट्री में बाहर से चीज़ें आती थी उनका तो हमने सब्स्टिट्यूट बनाया, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब है उसके जैसा ही कोई गुड्स बनाया ताकि इंडिया भी हो, जो इंडिया जैसे अब टिकटॉक ऐप थी, टिकटॉक की जगह क्या बनाई इंडिया ने, स्नैपचैट ऐप, स्नैपचैट जो है वो बनाई, स्नैपशेयर जो है ये बनाई, मतलब कई सारी बनाई इस टाइप से। और आपकी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, एक्सपोर्ट मतलब जो हमारी इंडिया से माल बाहर जाता है उसको प्रमोट किया गया ताकि इंडिया की वैल्यू और रेपुटेशन बढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। इसमें हमारे देश में विदेशी पूंजी के निवेश पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि विदेशी पूंजी को नियंत्रित करने के लिए जो फेरा एक्ट है वो लागू किया गया। इसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की, इसके अंदर क्या था कि इतनी पूंजी से ज़्यादा पूंजी यहाँ नहीं आ सकती, उसको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, इस टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लगाए गए, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब ये है कि ये किसी एक इंसान को देखते हुए नहीं किया गया, ये पूरी कंट्री और पूरी इकोनॉमी के उद्देश्यों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके एम्स को फुलफिल करने के लिए ये काम किया गया था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे बता देना और इनको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। इसमें से 6 इम्पॉर्टेंट्स हैं, कोई भी 6 जो आपको ठीक लगते हों वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उससे क्या अचीवमेंट हुई, हमने क्या उपलब्धियां हासिल की, वो बताना है हमें। तो उसके लिए भी आपको क्या पॉइंट करने चाहिए, 5-6 आपको पॉइंट करने हैं, ज़्यादा पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी आपके 8 या 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट्स हैं इसमें, तो इसमें भी आप 6 कर लीजिए, काफ़ी है। और जिन स्टूडेंट्स को, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको सारे के सारे पॉइंट्स करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके टॉपिक का नाम क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग की अचीवमेंट क्या होती हैं, जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की है ये कि हमारी कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, तो उसके जो उपलब्धियां हमें मिली, उसके जो रिजल्ट्स हमें मिले वो क्या मिले, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के समय जो हमारी बिल्कुल स्लो अर्थव्यवस्था थी या फिर जो मोशनलेस अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या आया, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी शुरू हो गई, एक बिल्कुल हाई फाई नहीं, तो जिस मंदी के दौर में या फिर जिस बुरे दौर में हम चल रहे थे उससे हम क्या बाहर निकले, ठीक है। और वो जो पहले थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन अब क्या हुई, पहले उस गतिहीन दुष्चक्र से निकले हम, पहली योजना से हमने 5% इंक्रीमेंट किया और 5 के बाद हमने अगली 12 पंचवर्षीय योजनाओं में 7.5 की दर से क्या किया, इंक्रीमेंट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये मैं आपको इतने बड़े बड़े नहीं हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी इसके और आपको करने हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे शायद जो नोट्स में ना हो, तो जैसे जैसे बता रही हूँ वो करते जाना, आई समझ में। सेकंड है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। जब हमारी नेशनल इनकम में इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम से जब हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। जब हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले क्या थी हमारी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय में हमें वृद्धि करने के लिए लगभग पहले 0 थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने अपनी उसमें योजनाएं शुरू की, हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया तो हमारी जो ये बढ़ने लग गई और जिससे क्या हुआ, हमारी एवरेज 3% से ज़्यादा रही, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। पूंजी निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास सपोज करो कि एक ही मशीन थी, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते गए, हम अपना प्रोडक्शन करते गए और प्रोडक्शन से हमने क्या किया, सेविंग की, सेविंग से हमने फिर से किस में इन्वेस्ट किया, एक और मशीनरी में इन्वेस्ट किया। जब उस मशीनरी से इन्वेस्ट करते करते हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे तो वो हमारी क्या है, हमारे पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई है। जब हम मशीनरी खरीद के बचत करने लगे, फिर उसे मशीनरी खरीदने लगे और जिससे कि हमारी क्या हुई, उद्योगों की ग्रोथ हुई, तो वो हमारी क्या है, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि है, ठीक है।
अगला पॉइंट है हमारे पास कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन और संस्थागत परिवर्तन का मतलब क्या है? इसमें क्या हुआ कि पहले जो थे वो तकनीक यूज़ नहीं होती थी, हाथ से ही सारे काम होते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे खेत जोतने वगैरह के लिए या फिर आधुनिकीकरण हुआ, मशीनें आई और खेत जोतने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट सीड्स का यूज़ होने लगा, अच्छी क्वालिटी के HYV सीड्स का यूज़ हुआ, हरित क्रांति का नाम दिया गया, उत्पादकता अधिक हुई, उत्पादन में बहुत ज़्यादा अच्छी, जिसको क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होती है, इसका एक पर्टिकुलर आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर आया। अगला है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विकास। उद्योगों के विकास में क्या है, जैसे जैसे हमारी आर्थिक नियोजन हम अपनाने लगे, हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग को यूज़ करने लगे, तो उससे हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र था, जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने काफ़ी डेवलप किया खुद को, और काफ़ी डेवलप किया तो उससे क्या हुई, जो हमारी 10वीं औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी वो कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई, जो 10वीं हमारी अर्थव्यवस्था थी वो हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन गई। ठीक है, इसको पर्टिकुलर 10वीं योजना को नाम ही औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की तो उसके बाद संचार के साधन, हमारी सिंचाई के साधन, यातायात, बिजली की उत्पादन क्षमता इत्यादि, ये सब चीज़ें क्या हो गई, इम्प्रूव होने लग गई। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हॉस्पिटल्स वगैरह, सड़कें वगैरह, हमारे पास हॉस्पिटल, सड़कें और पढ़ाई के लिए स्कूल्स वगैरह, हाई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, अच्छी एक एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह, ये सब क्या हुई, स्टार्ट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है आपके पास रोजगार में वृद्धि। हमने जब अपनी नई योजनाएं शुरू की, उनके लिए प्लानिंग की, तो हमारी नेचुरल सी बात है, रोजगार में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास उद्योग बढ़ेंगे तो उद्योगों के साथ साथ क्या उनके लिए क्या चाहिएगा, लेबर चाहिएगी, और जब लेबर का यूज़ उसमें होगा, लेबर रिक्रूट होगी, तो हमारा रोज़गार क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, रोज़गार में वृद्धि होगी। अगला है हमारा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, आधुनिकीकरण। इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारे 3 आधुनिकीकरण में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन तीनों चीज़ों का इसमें क्या हुआ, लेकर आए हम इनमें। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें तीनों। अगला है आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास। इन डिफरेंट डिफरेंट योजनाओं के तहत कुछ कुछ ऐसी ऐसी बीच में ऐसे ऐसे योजनाएं चलने लग गई, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे या फिर जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, कोई ना कोई काम वो खुद से करने लगे। कोई हैंडीक्राफ्ट करने लगा, कोई कृषि करने लगा, किसी ने उद्योग शुरू कर दिया, तो सभी लोगों ने कोई ना कोई काम शुरू कर दिया। तो ये हमारा क्या था, आत्मविश्वास उनका बढ़ने लगा और वो आत्मनिर्भर बन गए। वो कहीं भी अब स्टैंड होने की सोचने लगे कि हमें भी कुछ करना है, उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आज के 2 टॉपिक्स मैंने कराए हैं, एक तो हमारी अचीवमेंट्स इकोनॉमिक प्लानिंग की और एक इसकी विशेषताएं। तो आई होप कि वो आपको क्लियर हो गई होंगे दोनों के दोनों टॉपिक। ये आपको नोट डाउन भी करना है, मैं आपको की पिक्स क्लिक करके फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर्स की, फर्स्ट तो आपने नोट डाउन कर भी लिया होगा, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको भेज देती हूँ, वो आपको करने हैं। कल हम करेंगे हमारे फेलियर्स, एक टॉपिक रह गया इसमें हमारा फेलियर्स का, कि हमारी जो आर्थिक योजनाएं हैं वो फेल क्यों हुई। ठीक है, वो भी करेंगे कल हम। थैंक यू।